ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं कोलकाता में अपोलो ग्लेनेगल्स अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन में सलाहकार चिकित्सक डॉक्टर सुधसतव्य चटर्जी। नमस्कार। आकाशवाणी पिछले 300 दिनों से भी ज्यादा लगातार कोरोना से संबंधित जितने भी सवाल हैं और वैक्सीन से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको लेकर लगातार कार्यक्रम करता आ रहा है और रोजाना ठीक 9:30 बजे हम आ जाते हैं स्टूडियो में एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ, जो आपको आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपके संशय को कहते हैं कि ये किस लिए आप इससे ठीक हो सकते हैं और आपके बहुत से सवालों का जवाब देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपोलो अस्पताल ग्लेनेगल्स अस्पताल कोलकाता के आंतरिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर सुधा सत्या चटर्जी। डॉक्टर चटर्जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर, वैक्सीन लेने से पहले हर किसी के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कई सवालों का जवाब देकर सभी की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से संशय हैं जिनका निवारण बहुत जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि देश में फिलहाल क्या स्थिति है। देश में अब तक 66,11,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,52,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच 13,000 से अधिक लोग जो है पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने के बाद कोविड से मुक्ति पा चुके हैं और स्वस्थ होने की दर जो है वो 97.27% है। डॉक्टर, जब कोविड से स्वस्थ होने की दर 97% से भी ज्यादा है तो क्या केवल देश की 3% आबादी को स्वस्थ रखने के लिए टीका लगाना जरूरी है? नहीं, देखिए, ये जो हम लोग 31 जनवरी 2020 में जो फर्स्ट केस आया था जी, तो उसके बाद हम लोग 16 जनवरी 2021 में फर्स्ट वैक्सीनेशन शुरू किए जी। पर ये जो बीच का जो सफर वो हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारे जी। एट द सेम टाइम ये जो कोविड-19 जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये वायरस का बहुत चेंजेस हम लोग देखे। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन बीच में चेंज करता रहता है और इसका बहुत सारा म्यूटेशन हुआ है जी। इसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन बनाए हैं। तो वैक्सीन, अभी जो वैक्सीन है ये हमारा जो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, जो 2 वैक्सीन अभी इंडिया में हम लोग दे रहे हैं, ये सब जो स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसके ऊपर काम करेगा सही से। पर इसका आगे भी चलते काफी सारा म्यूटेशन होने का चांसेस है और जो पहले अफेक्टेड हुआ है, जो 97% आप बोल रहे हो, उसमें दोबारा होने का चांसेस रहेगा जी। और हो सकता है कि ये स्ट्रेन दोबारा और भी खतरनाक होके हमारे सामने आए, जैसे हम लोग यूके में देखे हैं। काफी सारा कैजुअलिटी हुआ है वहां पे। अभी वहां पे केस भी बढ़ रहा है। यूके, यूएसए में केस का मात्रा अभी भी खतरों से बाहर है। तो ये सब देखते हुए वैक्सीनेशन हम जिस टाइम पे कर रहे हैं, ये है हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम, क्योंकि हमारे अभी केस सबसे कम हो चुका है जी। अभी अगर हम लोग ऑलमोस्ट पूरा कंट्री में सबको या फिर एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज को अगर वैक्सीनेट कर पाए तो दैट विल बी ए ह्यूज सक्सेस, ताकि हम आगे जब कोविड का कोई खतरनाक स्ट्रेन आ भी जाए तो वी कैन बैटल। सो यहाँ पे 3% का बात नहीं है, ये जो बात है ये पूरा 100% का है फॉर फ्यूचर केयर एंड फ्यूचर प्रिकॉशन जी। डॉक्टर, जो भी 2 वैक्सीन इस समय भारत में अवेलेबल हैं, लोगों की पहुंच के से आ चुके हैं, क्या ये दोनों के दोनों वैक्सीन अगर कोरोना अपना स्ट्रेन बदलता है उस पर भी काफी रहेंगे? हाँ, अभी तक जितना स्ट्रेन आया है कोविड का, ये वैक्सीन सब में काम करेगा जी। डॉक्टर, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कंपनी का वैक्सीन लगाया जाना चाहिए? क्या दोनों ही वैक्सीन जो है एक ही प्रिंसिपल पर आधारित है? नहीं, अभी जो वैक्सीन इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में है, उसमें
कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन इंडिया में है और बाहर से जैसे रशिया का स्पुतनिक वगैरह, स्पुतनिक है और फाइजर जाइडस का भी है। ये जो सब वैक्सीन है एक एक प्रिंसिपल से बना हुआ है। इसमें कोविशील्ड जो है जी, कोविशील्ड बना है जो सिम्पांजी का एडिनो वायरस है। सिम्पांजी का एडिनो वायरस को उसका इन्फेक्टिविटी खत्म करके उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट करके बनाया गया है। तो ये है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जी। और ये जब हमारे शरीर में दिया जाएगा तो जो जितना स्पाइक प्रोटीन है कोविड का उसमें इसका इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो इसका स्पाइक का कुछ चेंजेस भी आए, जो माइनर चेंज हम लोग बोलते हैं ड्रिप, एंटीजेनिक ड्रिप हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर किसी टाइम पे बहुत मेजर शिफ्ट होता है, वो हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। पर अभी तक कोविड का ये एंटीजेनिक शिफ्ट नहीं हुआ। तो इसलिए अभी जितना म्यूटेंट स्ट्रेन आया है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ये 2 वैक्सीन बहुत कार्यकारी है। पर्टिकुलरली कोवैक्सीन पूरा इंडियन स्ट्रेन से बना हुआ है, सो दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर इंडियन पॉपुलेशन। जी। कोविड-19 पर इस समय आप विशेष परिचर्चा सुन रहे हैं और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं अपोलो क्लिनिकल्स अस्पताल कोलकाता की आंतरिक चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर सुधा सत्या चटर्जी। अगर आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं और अगर आप इस नंबर पर फोन करते हैं तो 011 लगाना ना भूलें अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं। आइए सबसे पहले हम सीधे बिहार चलते हैं। बिहार के भागलपुर से परशुराम हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। परशुराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, आप दोनों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं 65 वर्षीय हूँ सर और सांस का मुझे प्रॉब्लम है, पहला। जी। दूसरा सर कि टीकाकरण जो होगा तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन हम कैसे करवाएंगे? जी डॉक्टर, इनको सांस की तकलीफ है, टीका लगवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप सांस के मरीज है, दमे का शिकायत है आपको, तो जो आप दवा लेते हो, जैसे कोई इनहेलर हो या फिर जो दवा हो जो डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप रेगुलरली लेते रहिएगा ताकि आपको दमे का शिकायत कभी नहीं बढ़े। और दूसरा है, जब आप टीका लेने जाओगे उस टाइम हो सकता है एक एलर्जी का दवा आपको लेना चाहिए, वो आप आपके डॉक्टर साहब से सलाह कर लीजिएगा। एक एलर्जी का दवा आप इंजेक्शन लेने से पहले लेना है। और दूसरा है जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी उम्र के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा सेशन आने वाला है 27 करोड़ पॉपुलेशन का, जो कि बुजुर्गों को दिया जाएगा, 50 से ऊपर जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो उस टाइम अगर आप ये ग्रुप में जाते हैं तो आप आपके जो नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, या फिर आपकी जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है या फिर पंचायत है, जो भी आपका आधिकारिक है, सरकारी आधिकारिक, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। ऊपर से ऑनलाइन परिसेवा भी चालू है, ऑनलाइन परिसेवा से भी आप कर सकते हो। ये 3-4 ऑप्शन आपके पास है, आप कोई भी एक चुन के उसमें रजिस्ट्री कर सकते हो। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मकसूद हुसैन अगले कॉलर के रूप में हमसे जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। ये सर, जैसे ठीक होने वाले की दर लगातार बढ़ रही है, तो युवा जो लोग हैं जो 18 साल से 50 साल के बीच है, उनका जो टीकाकरण होगा वो तीसरे चरण में होगा, तो अभी समय लगेगा। तो सर, जब तक ठीक होने वालों की दर 100% अगर हो गई तो टीका लेना क्यों जरूरी है? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि युवा जो है उनका नंबर बहुत बाद में आएगा, इस बीच अगर ठीक होने की दर 100% पहुंच जाती है, क्या फिर भी टीका लेना जरूरी होगा? जैसे हम शुरुआत में डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल में, कि ये 100% एक तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ हमारे जो आदमी है जो
है उन लोगों तो हम खो चुके हैं जी, कुछ तो हमारे साथ अब नहीं है, तो 100% होगा। ऊपर से अगर ये जो हाई प्रतिशत है भी, तो ये किस लिए है, हमको सबसे पहले विचार करना पड़ेगा कि इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये कॉन्टाजियस डिजीज है, स्प्रेड बहुत जल्दी करता है और इसका मारण क्षमता कम है। पर अगर हम ये 97% भी अगर हमारा पॉपुलेशन से जुड़े तो 140 करोड़ पॉपुलेशन में ये 2-3 करोड़ के आसपास होता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इतना भारी संख्या में मौत हम लोग कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा शहर नागरिक हमको छोड़ के चले जाएं, हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो बुजुर्ग है, हमको छोड़ के चले जाएं ये बीमारी के कारण। आइए अब सीधा जम्मू, जी डॉक्टर, जम्मू का रुख करते हैं हम। वहाँ से अशोक गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अशोक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो डॉक्टर कहना चाहता हूँ जी, कहिए। कि 1 साल तो पैंडेमिक की वजह से लोगों ने सफर किया, तो ये जो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन है इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये तो 2-3 करोड़ तक जो है टाइम लगेगा, क्योंकि इसको कंपेरिजन किया जा रहा है इंडिया को कि हमने जो 20 दिन में इतने वैक्सीन लगा दिए और अमेरिका ने 26 दिन में लगाया, लेकिन पॉपुलेशन को भी तो कंपैरिजन करिए, उसकी वजह से तो इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज वेरी सिमिलर, इम्प्रूव्ड। जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है भारत का, हम बहुत तेजी से इम्प्रूव भी कर रखे हैं, ऐसे में जो वैक्सीनेशन है वो कितना काफी है? और डॉक्टर साहब, इसके साथ एक मैं ये वाला प्रश्न भी आपसे पूछना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन सबको भी लेना चाहिए, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए या वो नहीं ले सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा कुछ बीमारी है जिसमें कोविड का वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो। पर्टिकुलरली अभी जो वैक्सीन है वो बहुत सेफ है, इवन जो हाई रिस्क पेशेंट है उसको भी हम दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, अगर कोई अभी बीमार है, जैसे कोई भी कारण बीमार हो, जिसका बुखार है, जिसका अभी फ्लू का बीमारी हुआ है, वो उस वक्त नहीं लेगा, पर वो बीमारी ठीक हो जाने के बाद वो ले सकता है। तो ऐसे कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं, पर किसी का अगर एक बार इंजेक्शन लेके एलर्जी हुआ है तो दूसरा डोज लेने से पहले उनको अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और जो डॉक्टर उनको एग्जामिन किए हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि ये दोबारा वैक्सीन ले पाएंगे या नहीं। हम लोग तो 2 डोज के लिए बोले हैं जी, तो ये सेकेंड डोज, अगर फर्स्ट डोज में किसी का बहुत भारी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तभी इनको सेकेंड डोज के लिए कुछ मना है। अदरवाइज ऐसा कोई बीमारी अभी तक मिला नहीं है जिसमें वैक्सीन देने में कोई प्रॉब्लम हो जी। और पहला वाला जो सवाल वो किए थे कि ये देने में टाइम जरूर लगेगा, पर एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ये वैक्सीन और ज्यादा हमारे शास्त्र केंद्र में, उपशास्त्र केंद्र में, अभी हम लोग ट्रायल पे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना लोगों को हम एक दिन में दे सकते हैं। और हो सकता है कि धीरे धीरे जब और वैक्सीन हमारे यहाँ पे अप्रूव होगा, अभी तो 2 वैक्सीन अप्रूव हुआ है, आगे 2-3 महीने में उम्मीद है कि और 2 वैक्सीन अप्रूव होगा, तब शायद प्राइवेट जैसे शॉप में वहां पे भी वैक्सीन मिलेगा, तो थोड़ा शायद उसका कॉस्ट रहेगा जी, पर वो मिलता जाएगा और अवेलेबिलिटी बढ़ता जाएगा जी। आइए अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से योगेंद्र जी का सवाल लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। योगेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 86 साल है जी और किडनी प्रॉब्लम है मेरे को, कैल्शियम 3 कुछ है, तो मेरे को लेना चाहिए ये टीका? डॉक्टर, इनको किडनी की समस्या है, क्या इनको भी वैक्सीन लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे हैं बुजुर्ग लोग और जिन लोगों को ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे शुगर, प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर, HIV, इन लोगों को ये पर्टिकुलर वायरस से खतरा ज्यादा हो रहा है और मौत के प्रतिशत भी इन लोगों को ज्यादा है। तो ये चलते हुए इनको जरूर लेना चाहिए। और
अपना जो डॉक्टर है उनसे एक बार सलाह कर लेना चाहिए कि इसके लिए कुछ अलग सा दवा लेने की जरूरत है कि नहीं, और मेरे ख्याल से नहीं है तो इनको जरूर लेना चाहिए। जब उनके पास वैक्सीन का सब आएगा मेरे ख्याल से उनको ले लेना चाहिए। डॉक्टर, इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज के अंदर जिन दिनों का अंतर है, इस बीच अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है या किसी और दूसरे राज्य में चला जाता है या विदेश में यात्रा करता है तो फिर उसको वैक्सीन किस तरह से दी जा सकती है दूसरी डोज? ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा जी। अभी ऐसा कुछ फैसिलिटीज है नहीं कि वो वैक्सीन कैरी करके दूसरा तो एक डोज के बाद आइडिया 28 दिन में जी दूसरा डोज देने के सोचे थे, पर अभी देखा जा रहा है कि हम डिले भी कर सकते हैं, उसमें भी फायदा ज्यादा होगा। अप टू 3 मंथ तक हम लोग डिले कर सकते हैं सेकेंड डोजिंग में जी। तो उस पीरियड में अगर वो पढ़ते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे आके ही लेना, मैंने देश में आके ही लेना चाहिए जी। और नहीं तो वहाँ पे जो वैक्सीन अवेलेबल है अगर वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो उनको दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस है तो ही कैन टेक दैट वैक्सीन फ्रॉम देयर ऑल्सो। मैंने जैसे यूएसए में मुझे पता है कि 2 वैक्सीन चल रहा है जो कि इंडिया से अलग है, तो अगर कोई यूएसए से यहाँ पे आके 1 डेढ़ महीना रहेगा तो 1 डोज यूएसए का लेगा और दूसरा यहाँ का कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ से कोई कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेके जा रहा है तो वहाँ पे जाके ले सकता है, पर इसमें कितना इम्यूनिटी डेवलप करेगा, कितना दिन तक इम्यूनिटी लास्टिंग करेगा, 2 अलग वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक ऐसा कोई स्टडी नहीं आया जी। तो बेटर है कि सेम टाइप ऑफ वैक्सीन लिया जाए, पर अगर किसी का कोई मजबूरी है तो ये उपाय हो सकता है। इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। बहरहाल इस समय हम हरियाणा के भिवानी चलते हैं जहां से बीएस गुप्ता अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। बीएस गुप्ता जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जैसे 18 तारीख को फर्स्ट डोज लगी, 18 जनवरी को जी, और सेकंड डोज जो है 15 फरवरी को लगनी है जी। जब पहली डोज लगी तो मेरे को बहुत एनर्जी मिली, 1 हफ्ता तक बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी मिली, ठीक है जी। तो कोविशील्ड उन्होंने लगाया था, तो अब मेरे को ये 15 को ये क्या पता लगेगा भी कोविशील्ड ही लगना चाहिए या कोई भी लग सकता है? जी डॉक्टर, 18 तारीख को इनको पहली डोज लगी है कोविशील्ड की। अब ये जानना चाहते हैं कि दूसरी जो डोज होगी 11 फरवरी को इनको दी जानी है, इन्हें कैसा पता चलेगा कि वो कोविशील्ड की ही है या किसी और वैक्सीन की नहीं? अभी तक हमारे सरकार का जो नीति चल रहा है उसमें जो एक बार जो वैक्सीन मिलता है दूसरा बार भी उनको वही वैक्सीन देने का सलाह है। यानी अगर उनको कोविशील्ड मिला है तो दूसरा डोज भी उनको कोविशील्ड ही होना है, और मेरे ख्याल से जो शास्त्र आधिकारिक है वो उनको बोल देंगे कि आपको कोविशील्ड ही मिल रहा है। हाँ, उनको कोविशील्ड ही मिलना चाहिए। अभी तक ऐसा ही गवर्नमेंट का रूल्स चल रहा है जी। डॉक्टर, कोरोना से कोई व्यक्ति अभी संक्रमित हुआ है तो क्या उसे भी तुरंत वैक्सीनेट किया जा सकता है, तुरंत टीका दिया जा सकता है? नहीं, अगर वो रिकवर कर लेते हैं तो थोड़ा वेट करके देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी अच्छा एंटीबॉडी डेवलप करके रखा है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का अभी जैसे फ्लू के लिए अगर किसी को अभी फ्लू हो रहा है या फिर वो फ्लू का वैक्सीन लिया है तो 15 दिन का गैप देता है। तो ऐसे ही अगर किसी का कोरोना हुआ है तो 15 to 30 डेज बाद उनको दोबारा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। एक बार फिर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। यहाँ से लक्ष्मी चंद शर्मा अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी चंद जी, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर, आपको भी और डॉक्टर साहब को। जी नमस्कार। हाँ, ऐसा है, मेरे को मई में ना माथे पे मकड़ी लड़ गई थी जी, जिससे मेरा माथा अभी तक जो है ना वो हो रहा और सर में फुंसी हो गई थी जी, पर अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। मेरी एज 69 ईयर्स है, तो मान लो वैक्सीन लगाने का टाइम आता है तो मुझे लगवानी चाहिए या नहीं? जी डॉक्टर, इनके माथे पर फुंसी है और ये जानना चाहते हैं कि अगर वैक्सीन लगेगा तो क्या ये लगवा सकते हैं? हाँ, ये जो आपका कंडीशन बताए इसमें वैक्सीन लेने में कोई पाबंदी नहीं है, आप लगा सकते हो, पर आप जो बीमारी का शिकार हो आप डॉक्टर से सलाह लेके उनको ठीक कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो आप बोले हैं ये कंडीशन इज क्यूरेबल है, इसका दवा है
तो मेरे ख्याल से जब तक आपका वैक्सीनेशन का टाइम है, हो सकता है कि ये बीमारी आपका ठीक हो जाए। जी हाँ, तो आप ये कर लीजिए। डॉक्टर, वैक्सीन लेने से पहले और लेने के बाद क्या क्या सावधानियां हमें विशेष तौर पे बरतनी चाहिए? जिन लोगों का एलर्जी या दमे का शिकायत है, उन लोगों को लेने से 1-2 घंटे पहले एक एलर्जी का दवा लेना चाहिए। जो लोग इनहेलर लेते हैं, उन लोगों को ले लेना चाहिए। किसी का मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम है तो एक बार डॉक्टर से सलाह कर लेंगे कि इसी टाइम वैक्सीन लेना है या फिर कुछ दिन बाद लेना है। और बाकी जो है, जाने से पहले थोड़ा लाइट डाइट लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच के वहाँ पे रेस्ट करना चाहिए। ऐसे भी वहाँ पे कुछ टेस्ट होगा, जैसे ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, जो डायबिटिक है उनको शुगर टेस्ट किया जाता है और उनका जनरल हेल्थ देखा जाता है, फिर उनको वैक्सीनेट किया जाता है। फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। जब हम लोग उनको डिस्चार्ज करते हैं तब भी उनको फोन नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ दिया जाता है और घर पहुंचने के बाद कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे कैन कम्युनिकेट। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट से किया जा रहा है रेगुलर कोर्स में। कोविड-19 पर आप विशेष परिचर्चा सुन रहे हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं अपोलो ग्लेनिगल्स अस्पताल कोलकाता के आंतरिक चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर सुधा सत्य चटर्जी। आइए अब सीधा महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र के वर्धा से लीलाधर हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। लीलाधर जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मैं लीलाधर चोपड़े बात कर रहा हूँ। सर मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मेरा बच्चा भी नेचुरोपैथी का एक डॉक्टर है। सर हम तो कोविड पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से नामजद तो नहीं है, तो क्या हम जैसे लोगों को वैक्सीन मिल सकता है सर? जी, डॉक्टर जानना चाहते हैं कि क्या इनको भी वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि ये भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। एग्जैक्टली। हम लोग, हमारे पास डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर है, वो होम्योपैथ हो सकते हैं, आयुर्वेद हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम में हो, वो हमारे लिए डॉक्टर है और वो फ्रंटलाइन वॉरियर है। हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं कि इस टाइम में भी वो इतना अपना जान का बाजी लगा के लोगों को, मरीजों की सेवा किए हैं और उनको वैक्सीन मिलना चाहिए। उनके लिए वैक्सीन का प्रोविजन है। आप अपने नजदीकी जो आपके जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, जो ऑफिस है, म्यूनिसिपैलिटी है या कॉर्पोरेशन है या फिर पंचायत है, वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराइए एज ए डॉक्टर। आपको फ्रंटलाइन वॉरियर के हिसाब से मिलना चाहिए। जी, ऐसा रूल्स है। जी डॉक्टर, कुछ लोगों के मन में ये शंका है कि वैक्सीन लेने से डीएनए में भी बदलाव आ सकता है, क्या ऐसा भी संभव है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि डीएनए किसी का चेंज हो रहा है तो कोविड का चेंज हो रहा है और कोविड का चेंज करके ही हम लोग वैक्सीन को बना के बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। उसमें ह्यूमन डीएनए का कोई चेंजेस का कोई संभावना नहीं है। जी, हमारे अगले श्रोता नदीम बकी हमसे जुड़ चुके हैं। नदीम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके जी, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब को आदाब और आपको भी सर आदाब। जी आदाब, कहिए। मैं नदीम बाकी बोल रहा हूँ शेरकोट से, और मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि वैक्सीन लेने से पहले हमें कोई टेस्ट तो नहीं कराना पड़ेगा अपना? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई ब्लड टेस्ट या कोई टेस्ट तो इन्हें कराना नहीं पड़ेगा? अगर किसी का कुछ बीमारी है तो उस हिसाब से अगर डॉक्टर साहब कुछ प्रिस्क्राइब किया है कुछ टेस्ट का तो वो अलग बात है, नहीं तो सिर्फ वैक्सीन लेने के लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टीका लेने के लिए योग्य हूं या मुझे टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, एक तो आपके उम्र से डिसाइड होगा। अगर इफ यू आर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, इफ यू आर फ्रंट लाइन वॉरियर, इफ यू आर ए फ्रंट लाइन कोविड एक्टिव मेंबर, तो आपको ऐसे ही देना चाहिए और आपको वैक्सीन लेना चाहिए। दैट इज ए कंपल्शन। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना है कि वैक्सीन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो है ताकि आप ये वैक्सीन लेने के बाद एक बीमारी के खिलाफ आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करे और आप बहुत अच्छी तरह से उन पेशेंट को सेवा कर सके जो कोविड से बीमार है या फिर दूसरा डिजीज से बीमार है। और दूसरा है, आप अगर नहीं बीमार रहोगे तब आपसे दूसरों को फैलने का खतरा भी कम हो जाएगा
आपके परिवार वालों का भी खतरा कम हो जाएगा और ऊपर से आप जिन लोगों को देख रहे हो, कभी कभी हम लोग मेडिकल स्टाफ लोग भी एक से दूसरे को ये बीमारी स्प्रेड करने में कभी कभी कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक से दूसरा मरीज को देखते हैं। तो ये चीज भी नहीं होगा और बाकी लोगों के लिए आपको लेना चाहिए। आप जितना लोग वैक्सीनेट करेंगे वो दूसरों के लिए उतना ही ये बीमारी फैलने का चांसेस कम हो जाएगा। आइए अब एक बार फिर बिहार का रुख करते हैं। बिहार के बक्सर से लक्ष्मण पांडे अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। हाँ, हम पूछना चाहते डॉक्टर साहब की मेरी उम्र 69 वर्ष की हुई, मैं फलेरिया का रोगी हूँ जी, क्या आप वैक्सीन ले सकता हूँ? जी डॉक्टर, 69 वर्ष की उम्र है, इनकी हीमोफीलिया के रोगी हैं, क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हीमोफीलिया? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीमोफीलिया एक खून का बीमारी है जिसके लिए कभी कभार कुछ विशेष एक हम लोग बोलते हैं फैक्टर 8 लिया जाता है। इसके साथ वैक्सीन नहीं लेने का कोई सवाल नहीं है, वैक्सीन ले सकते हैं। जी डॉक्टर, अब पूरे देश में स्कूल जो है वो चरणबद्ध तरीके से खोलते जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होगा, 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम लोग यूके में देखे हैं कि स्कूल खुलने के बाद ही ये जो सेकेंड स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा फैल गया है। क्योंकि बच्चे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का बीमारी कम रहेगा, उन लोगों को प्रॉब्लम कम होगा, उन लोगों को जानलेवा बीमारी कभी नहीं होगा ये बीमारी से, कोविड से। पर ये जिन लोगों के साथ रहते हैं हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चे लोगों को ज्यादातर संभालते हैं बुजुर्ग लोग, बीच में जो यंग जनरेशन है वो बाहर जाते हैं, काम काज करने में जाते हैं, घर के जो दादा दादी नाना नानी है ये सब संभालते हैं बच्चे लोगों को। तो इन लोगों से अगर एक से दूसरा को फैलता है और वो आके ये नाना नानी के पास ये बीमारी चला जाता है, तो यही सबसे प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरा जगह है जो टीचर लोग हैं जो इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, टीचर लोग भी बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक है हर बच्चे को मास्क पहनना चाहिए, दूसरा है बार बार हाथ धोना चाहिए, अपने में सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। जो टिफिन शेयरिंग वगैरह है जो बच्चे लोग रेगुलर करते हैं वो अभी कुछ ही दिन के लिए थोड़ा बंद रखना चाहिए। आइडियली अगर कोई टिफिन लाता भी है तो दैट विल बी टोटली कवर्ड। जो कुछ भी लाते हैं जैसे केक लाते हैं तो केक पूरा कवर रहना चाहिए, और वो भी एक जगह पे जो खाना के टिफिन के टाइम जो खाते हैं वो भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खाना चाहिए। और टीचर लोगों से थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और घर में जाके अगर दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिल तो सकते हैं, पर अगर इन लोगों का कुछ छींक खांसी सर्दी जुकाम होता है तो दादा बने बुजुर्ग लोगों के पास जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से अभी जो स्थिति है, अभी तो जब 11-12 को 9-10 को स्टार्ट किया जा रहा है, पूरा स्कूल को नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो ग्रुप है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये थोड़ा मैच्योर्ड है, तो इन लोग मेरे ख्याल से अच्छा से हैंडल कर पाएंगे। और ऊपर से बुजुर्ग लोगों का इम्यूनाइजेशन भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो हम लोग उस साइड से अभी स्कूल खोलने के चांसेस बढ़ भी रहा है और स्कूल खोलने के होते हुए ये बीमारी फैलने का चांसेस भी कम हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप डॉक्टर की सलाह जरूर मानेंगे, सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे, हाथ और मुंह साफ रखेंगे और लगातार अपने हाथों को धोते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे। कल एक बार फिर 9:30 पर रात में एक बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मुझे यानी नवीन को इजाजत दें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे कोलकाता में अपोलो ग्लेनेगल्स अस्पताल के इटर्नल मेडिसिन में सलाहकार चिकित्सक डॉक्टर सुधसतव्य चटर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।